अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ख़ुल्ला विलायत इकनॉमिक एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान के अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, हमने पिछले प्रोग्राम में भी जो बिल्कुल करंट इकनॉमिकल इश्यूज़ हैं, जिसमें इन्फ्लेशन शामिल है, सप्लाई शॉक्स हैं, हीटिंग ऑफ इकॉनमी है, उसके ऊपर बात की थी। फिर हमने IMF से होने वाले जो मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान के, उसके बारे में बात की कि अभी तक उसको एक फेल अटैम्प्ट क्यों कंसिडर किया जा रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस दफ़ा जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी फ़ंड है, जो EFF है, उसके तहत हमें मज़ीद 150 अरब रुपए मिलने हैं, जिसके लिए हमारी निगोसिएशन IMF के साथ चल रही है। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि IMF के साथ जब हम मुज़ाकरात करते हैं तो वो क्या एक्सपेक्टेशंस IMF की जो वो हमसे चाह रहा होता है, और निगोसिएशन टेबल के ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लैक करते हैं और हमारी निगोसिएशन प्रॉपर नहीं हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने कर्ज़ा लेना होता है IMF से, तो एक तो आपके रेगुलर बेसिस के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं उनके तहत कर्ज़ा होता है। जो EFF है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये एक्चुअली आपको आपके रेगुलर कर्जे के अलावा मिलती है, क्योंकि आप अपनी फाइनेंशियल डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे होते। तो EFF के तहत ही जो अगली किस्त हमें कर्जे की मिलनी थी, उसके लिए IMF ने कुछ शराइत रखी थी, जिसमें यह था कि आप अपना जो एनर्जी का सर्कुलर डेट है उसको कम करें, आप अपना इंटरेस्ट रेट जो है उसको स्टेबलाइज करें, इन्फ्लेशन नीचे करें। दूसरा ये है कि आप अपनी कॉस्ट जो है उसको पूरा करें, आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे ये दोनों डेफिसिट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रीज़न हम पिछले 2 प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एक हमारी बढ़ती हुई इंपोर्ट्स की डिमांड है और दूसरा हमारी एक्सपोर्ट्स कम है। एक्सपोर्ट्स ना होने की वजह जो है वो कोई करंट हालात सिर्फ नहीं है, हमारे साथ क्रॉनिकल इश्यूज़ हैं। हमने कभी वैल्यू एडिशन नहीं की अपने प्रोडक्ट्स के लिए, दूसरा हमने कभी अच्छी नेगोशिएशन नहीं की, तीसरा हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं होती। ओपन कंपटीशन के अंदर compete करने के लिए हम वो प्राइस नहीं रख पाते, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटरनल इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये कि सबसे सस्ती चीज़ बेचने के बावजूद हमने कोई नई मार्केट भी डिस्कवर नहीं की। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ क्रॉनिक इश्यूज़ हैं जो बहुत सालों से चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने इतने सारे सालों में कभी दुनिया के अंदर अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग नहीं की, जिसका हमें नुकसान होता है। और ख़ास तौर पे अब जब कोरोना के बाद दुनिया दोबारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की तरफ वापस आ रही है और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एक दफ़ा फिर बूम की तरफ जाने की तैयारियों में है, और सारे ममालिक जो हैं वो कोरोना से होने वाले इम्पेडिमेंट से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन कोशिश में एक इन्फ्लेशन की जो वेव है वो आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी देखते हैं। इन हालात में आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सामने रखते हुए बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ नहीं बेच सकते। सो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जो हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो स्टैंड्स हमारी स्टेट ने जो है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में लिया है, उसकी वजह से भी हमें बैनुल-अक़वामी तौर पे एक बैकलैश जो है वो फेस करना पड़ रहा है। क्या IMF से मुज़ाकरात नाकाम होने की वजह, या जो अभी तक हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है वो जियोपॉलिटिकल है? नहीं, उसकी डेफिनेटली इकोनॉमिकल रीज़न है, जो इससे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और IMF आपसे कहता है कि आप ये डेफिसिट कम करें, अगर नहीं कम करेंगे तो आप मेरा कर्जा वापस करने के काबिल नहीं हो सकेंगे। अब इस सारे अमल के अंदर आपने ये देखा होगा कि हम पिछले कुछ अरसे से मुसलसल डिवैल्यूएशन कर रहे हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करना चाह रही हूँ वो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी है। जो रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट आ रही है और हुकूमत मुसलसल इसकी वैल्यू कम से कम करती जा रही है, और डॉलर को स्टेबलाइज नहीं किया जा रहा, उसको फ्री मार्केट ऑपरेशन में छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा हाइक पे जा रहा है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, और मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगी कि डिवैल्यूएशन क्यों की जाती है।
اکنامکس کی زبان میں ہم ڈی ویلیویشن دو ریزنز کی وجہ سے کرتے ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو دو ریزن سے کرتی ہے. ایک وہ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے, یعنی اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. اب یہ تھوڑا سا ان لاجیکل لگتا ہے, لیکن جب میں ایکسپلین کروں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایسا کیوں ہے. دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ انٹرنل مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ فار منی بہت زیادہ ہوتی ہے, یا پرچیزنگ پاور لوگوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے منی فلوٹ ان دا اکانومی زیادہ ہو جاتی ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ منی کو ڈی ویلیو کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو سکے. ان آر کیس, ان دا کیس آف پاکستان, اگر پرچیزنگ پاور کی بات کی جائے تو چونکہ پہلے سے ہی لوگوں کی پر کیپٹا انکم بہت کم ہے, انفلیشن ہائپر انفلیشن کی ڈیفینیشن کی بریکٹ سے بھی نکل چکی ہے, اور لوگوں کی قوت خرید کئی سالوں کے ریکارڈ توڑ چکی ہے اور بہت زیادہ کم ہے. تو یہ جو سیکنڈ کنڈیشن ہے ڈی ویلیویشن کی, یہ تو ہم پہ اپلائی نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ ڈی ویلیویشن اگر اس ریزن کی وجہ سے کی جا رہی ہے کہ قوت خرید کم کی جائے, تو قوت خرید پہلے سے کم ہے, تو یہ لاجک جو ہے اگر گورنمنٹ دیتی ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب آپ کے روپے کی قدر کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو باہر سے جو ملنے والا فارن ایکسچینج ہے اپنے ایکسپورٹس کے لیے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ کریں, اور لوکل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اور سپلائی آف گڈس بھی کم ہو جاتی ہے. آپ زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ فارن ایکسچینج ارن کر رہے ہوتے ہیں. اب ان آر کیس ہماری آلریڈی ایکسپورٹس کم ہے, اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ منی کے اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے کم نہیں ہے. ہماری کرنسی آلریڈی ڈی ویلیوڈ ہے, اور ڈالر اس کے مقابلے میں آلریڈی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور ہمیشہ سے اسٹرانگ رہا ہے. سو یہ فرسٹ کنڈیشن ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی. تو اگر یہ دونوں کنڈیشنز نہیں ہیں تو ہم ڈی ویلیو کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اس کی تیسری ریزن یہی رہتی ہے کہ جب آپ کی اکانومی فائنینسرز کے تھرو چلتی ہے یا قرضے پہ چلتی ہے, تو جیسے آپ کے فائنینسر کہتے ہیں آپ کو ویسے کرنا ہوتا ہے. آئی ایم ایف ہو یا اے ڈی بی ہو یا ورلڈ بینک ہو, جو بھی آپ کو قرضہ دیتے ہیں وہ ڈالرز کی شکل میں دیتے ہیں, اور ڈالر کا مضبوط ہونا ان کے بینیفٹ میں جاتا ہے. جتنے زیادہ آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوگا, ڈالر اور زیادہ اوپر جائے گا, جس سے ان کا واپس کیا جانے والے قرضے کی اماؤنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. سو یہ ان کی فیور میں جاتا ہے. اب یہ سراسر ایکسپلائٹیشن ہے, ہم جو ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں ان کی, آئی ایگری, لیکن ہم اس ایکسپلائٹیشن کا شکار اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ہم اس ایکسپلائٹیشن کا شکار اپنے فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ہم اس ایکسپلائٹیشن کا شکار اپنی بیڈ گورننس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو ناظرین, کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے انٹرنل اکنامیکل انڈیکیٹرز کو اسٹرانگ نہیں بنائیں گے, جب تک ہم پراپر پالیسی میکنگ نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنے گورننس کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے, تب تک آپ کسی بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے کسی بھی فائنینسر کے ساتھ پراپر نیگوشیٹ نہیں کر سکیں گے. اب بات دوبارہ وہی آ جاتی ہے کہ اس کا کیا حل ہے. حل وہی ہے جو ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ آپ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے امپورٹس کم کیجیے. اب امپورٹس کم کرنے میں بہت زیادہ لگزوریس آئٹمس ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, جو صرف ایلیٹ کلاس کی ڈیمانڈ ہے, اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ جو مڈل کلاس ہے یا لو مڈل کلاس ہے وہ زیادہ ٹیکسز دیتے ہیں. سو بہتر یہ ہوگا کہ ہم امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری کو ریوائیو کریں, اور ہم جو لگزوریس آئٹمس ہیں امپورٹس کے ان کے اوپر ٹیکس لگائیں. گورنمنٹ نے یہ اسٹیپ لیا کہ اس نے لگزوریس آئٹم جیسے کہ گاڑیاں ہیں, ایکسپینسو موبائل ہیں, ایکسپینسو مشینری ہے, یہ کیپٹل ہے, اس کے اوپر اس نے امپورٹ ڈیوٹی جو ہے وہ بڑھا دی ہے, وہ ٹیکس میں اضافہ کر دیا. لیکن اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو انویسٹمنٹ ملک کے اندر ہونی تھی کیپٹل کی فارم میں, اس کیپٹل فارمیشن کے لیے جن امپورٹس کی ضرورت تھی جیسے مشینری ہے اور باقی کیپٹل گڈس ہیں, وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گئیں. سو جو کاسٹ آف پروڈکشن آلریڈی ہائی ہے اور جس کی وجہ سے انفلیشن آلریڈی ہائی ہے, وہ کاسٹ آف پروڈکشن اور زیادہ بڑھ گئی اور لوکل مارکیٹ کے اندر انفلیشن اور زیادہ ہو گئی.
तो जो चीज़ आपको पहले $200 में मिलती थी, अब जो चीज़ अब आपको $400 में मिलने लगी। और हम चूँकि खाने पीने की अशिया भी इम्पोर्ट करते हैं, हम चूँकि सुई से लेके बड़ी मशीन तक हर चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, सो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अशिया हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। सो हल यही है कि आपको अपने मुल्क में दोबारा चीज़ें बनाने की और इम्पोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री को रिवाइव करने की ज़रूरत है। डॉलर की बात की जाए तो आज जो आपका इंटरनल काउंट रेट है वो 175 रुपीज़ पर डॉलर हो गया है। IMF के साथ जो आपकी नेगोशिएशन लास्ट टाइम हुई थी, जिसके ज़रिए आपको एक EFF के थ्रू फर्स्ट जो उसकी आपको किस्त मिली थी, उसमें आपने एग्री किया था कि आप डॉलर को रेज़ करेंगे 200 रुपीज़ पर डॉलर तक। सो ये पहले से मैं प्रिडिक्शन आपको दे रही हूँ, ये प्रिडिक्शन कोई नई नहीं है। इकोनॉमिस्ट पिछली दफ़ा जो पेपर्स IMF का वाइट पेपर पब्लिश हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये पहले ही था कि पाकिस्तान एग्री कर चुका था कि वो 200 रुपये तक डॉलर की कीमत लेकर जाएगा। कहने की बात यह है कि हम कब तक एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते रहेंगे, जब तक हम अपने इंटरनल इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स पे काम नहीं करते और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश नहीं करते। इस सब में जो है, जो बेसिक चीज़ है, वो आपको चाहिए कि आप अपने इदारों की रिफॉर्म्स करें, उनके अंदर उनकी प्रॉपर स्ट्रक्चराइजेशन करें, डिजिटलाइजेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेकर आएँ ताकि आप इंटरनल रेवेन्यू अर्न कर सकें और बाहर से बोरोविंग्स जो हैं वो कम से कम हों। नाज़रीन, डॉलर बढ़ने की वजह से सिर्फ आपकी अशिया ही महंगी नहीं होती हैं, डॉलर बढ़ने की वजह से आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरी बात, हम चूँकि तेल इंपोर्ट करते हैं, हम तेल जो है हमारे यहाँ पैदा नहीं होता या हमारे यहाँ तेल नहीं निकलता या तेल के ज़खायर मौजूद नहीं हैं, सो हम इंपोर्ट करते हैं। और चूँकि हर चीज़ की प्रोडक्शन में क्रूड ऑयल इन्वॉल्व होता है, इवन हमारी 70 से 80% बिजली जो है वो तेल पे बनती है, जिसकी वजह से भी हमारे एनर्जी के सर्कुलर डेट्स बहुत ज़्यादा है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है। सो चूँकि हम तेल इंपोर्ट करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी हाई है। अब जिस वक्त आप बाहर से तेल मंगवाते हैं और उसकी नेगोशिएशन करते हैं, हम दुनिया में उन चंद ममालिक में जिसको नॉमिनल प्राइस के ऊपर जो है वो ऑयल दिया जाता है, यानी सब्सिडाइज्ड ऑयल दिया जाता है। अब गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि वो जिस किस्म के अखराजात कर रही है, जो सिर्फ एक ख़ास तबके को खुश करने के लिए है या अपना वोट बैंक मुस्तहकम करने के लिए है, उसकी बजाय गवर्नमेंट जो है ऐसी इंडस्ट्री को सब्सिडी दे जो इंडस्ट्री उसको आउटपुट के साथ कंडीशन करे। यानी जितने आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी ऑयल में और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और एनर्जी और यूटिलिटीज़ के अंदर, उन सब्सिडी के बदले आप ये कहेंगे कि मैं 1 साल के अंदर आपको इतना आउटपुट प्रोड्यूस करके दूंगा। जिस वक्त आपका आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। So at the end again, it is all about the proper policy making and it is all about the good governance. I hope कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि हमारे यहाँ डिवैल्यूएशन करने के लिए जो बेसिक 2 कंडीशंस होती हैं वो मौजूद नहीं हैं, सो ये डिवैल्यूएशन हमें बुरी तरह से नुकसान पहुँचा रही है। अगर इस बारे में आपको कोई कमेंट करना हो, कोई सवाल करना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।